बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यू आर लिसनिंग टू मलिक शाज़ाइब। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में आर्गूमेंट्स क्या होते हैं, लॉजिक क्या होता है, लॉजिक की एप्लीकेशंस क्या होती हैं, स्विचेस हम पढ़ेंगे और एंड और नॉट। अभी तक हमने लॉजिकल कनेक्टिव्स पढ़े थे, तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि ये सर्किट में कैसे यूज़ होते हैं एंड गेट्स क्या होते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आर्गूमेंट्स। आर्गूमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट्स की एक लिस्ट होती है और जिसकी लास्ट जो स्टेटमेंट होती है उसको हम कंक्लूडिंग स्टेटमेंट कहते हैं। क्लियर? फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें S1 लेट्स सपोज एक स्टेटमेंट है, S2 एक स्टेटमेंट है, S3 एक स्टेटमेंट है और S4 एक स्टेटमेंट है। तो ये आप देख सकते हैं 4 स्टेटमेंट्स हैं और एक लिस्ट बन गई ना 4 स्टेटमेंट्स की। तो अब इसमें लास्ट वाली जो स्टेटमेंट है वो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है, ये वाली। तो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट की कोई निशानी भी तो होनी चाहिए। तो उसकी निशानी ये है कि इसमें ये इस तरह करके 3 डॉट्स होते हैं और इसको हम पढ़ते हैं देयरफॉर। तो ये आपके सामने जो मैंने बनाया है ये 4 स्टेटमेंट्स का एक आर्गूमेंट है और जिसकी जो लास्ट वाली स्टेटमेंट है S4 ये कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है। और हमें पता कैसे चल रहा है? हमें पता ऐसे चलेगा जिसके साथ ये वाला सिंबल होगा 3 डॉट्स वाला, इसको हम देयरफॉर पढ़ते हैं। तो कंक्लूड हमने ये किया कि स्टेटमेंट्स की एक लिस्ट होती है, इसके अंदर 10 स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं, 20 भी हो सकती हैं। बस ये कंडीशन है कि स्टेटमेंट्स की एक लिस्ट होगी, लास्ट वाली जो स्टेटमेंट होगी वो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट होगी। क्लियर? मुझे पता है अभी आपको सही समझ में नहीं आया, मैं थोड़ा सा आपको और एग्जाम्पल देता हूँ। तो अगर हम इंग्लिश में बात करें तो ये देखिए, इफ तारिक इज नॉट ऑन टीम बी देन हमीद इज ऑन टीम बी। ठीक है, तो ये क्या है? एक स्टेटमेंट है। इफ हमीद इज नॉट ऑन टीम बी देन तारिक इज ऑन टीम ए, ये हमारे पास दूसरी स्टेटमेंट है। तारिक इज नॉट ऑन टीम ए और हमीद इज नॉट ऑन टीम बी, तो ये हमारे पास थर्ड वाली स्टेटमेंट है। इन शॉर्ट 3 स्टेटमेंट्स हैं। लास्ट वाली स्टेटमेंट देखो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स है, इसके साथ 3 डॉट्स बने हैं, देयरफॉर का सिंबल है। तो ये क्या हो गया? एक आर्गूमेंट्स हो गया 3 स्टेटमेंट्स का। क्लियर? अब मैं आपको वेरिएबल्स में एग्जांपल देता हूँ। P इम्प्लाइज टू Q, ये एक स्टेटमेंट होगी। P उसके बाद आ रहा है तो ये भी एक स्टेटमेंट होगी, और Q फिर आ रहा है ये भी एक स्टेटमेंट होगी। लेकिन इसके साथ देखो 3 डॉट्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब लास्ट वाली स्टेटमेंट क्या है? कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। तो ये भी एक 3 स्टेटमेंट्स का क्या है? आर्गूमेंट। क्लियर होगी? तो आपको समझ आ गई कि स्टेटमेंट्स की एक लिस्ट होती है, लास्ट वाली जो स्टेटमेंट होती है उसको हम कंक्लूडिंग स्टेटमेंट कहते हैं। क्लियर? इसको हम कहते हैं आर्गूमेंट। अब आपने ये तो सीख लिया है कि आर्गूमेंट होता क्या है, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि आर्गूमेंट वैलिड है या ये आर्गूमेंट इनवैलिड है? तो हमें कैसे पता चलेगा? तो हमें पता ऐसे चलता है, मैं आपको बता रहा हूँ, इसको याद रख रहे हैं कि जब सारी स्टेटमेंट्स ट्रू होती है ना, तो कंक्लूजन स्टेटमेंट भी ट्रू हो तो हम कहते हैं कि आर्गूमेंट वैलिड है। और जब सारी स्टेटमेंट्स ट्रू होती है ना, कंक्लूजन स्टेटमेंट जो होती है वो ट्रू ना हो, वो फॉल्स हो, तो हम कहते हैं कि आर्गूमेंट इनवैलिड। क्लियर है बात? फॉर एग्जांपल मैं भी आपको बताता हूँ। तो इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि 2 हमारे पास वेरिएबल्स हैं, P और Q। तो जब 2 वेरिएबल्स होते हैं तो हमें पता है 4 पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो मैंने लिखा P, Q और TT, FF, TF, TF, आपको पता है ऐसे लिखते हैं। उसके बाद हम आर्गूमेंट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली आर्गूमेंट की स्टेटमेंट क्या होती है? P इम्प्लाइज Q, तो यहाँ पे हम लिखते हैं P इम्प्लाइज Q। उसके बाद P आ रहा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे P। बेशक आपने यहाँ पे लिखा हो, लेकिन यहाँ पे हमें आर्गूमेंट बनाना पड़ता है। उसके बाद P के बाद कौन सी स्टेटमेंट है? Q। तो यहाँ पे हम इस Q को मैं रेड से लिखता हूँ, क्यों? क्योंकि ये कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है। उसके बाद P इम्प्लॉयज Q हमने फाइंड करना है। तो आपको पता है ये फॉल्स कब होता है? जब फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, सेकंड फॉल्स, देन इट इज फॉल्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, यहाँ पे फॉल्स, तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। अब बाकी सारे देख सकते हो, बाकी सारी जगह पे ट्रू आ जाएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद P सेम एज इट इज आ जाएगा, TTFF, तो यहाँ पे हम लिखते हैं TTF और यहाँ पे F। क्लियर? उसके बाद कंक्लूडिंग स्टेटमेंट TFTF, तो यहाँ पे हम लिखते हैं TFT और यहाँ पे F। समझ आ रही बात? ओके। अब हमने सबसे पहले वो रोज ढूंढनी है जहाँ पे व्हेन ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू, सबसे पहले हमने वो रोज ढूंढनी है। तो सबसे पहले इस कंक्लूडिंग स्टेटमेंट को छोड़ के, इसमें नहीं ढूंढनी आपने, ठीक है? इसको छोड़ के जो ग्रीन वाला है ना आर्गूमेंट में, ये हमारा पूरा आर्गूमेंट है। ठीक है, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट को छोड़ के जो बचते हैं ना कॉलम्स, उन सारों में हमने ढूंढना है कि कौन सी रोज ट्रू है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दोनों ट्रू हैं, सारे ट्रू हैं यहाँ पे, बाकी सारे ट्रू नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी ये वाली जो स्टेटमेंट है, ये कौन सी स्टेटमेंट है? सॉरी, ये वाली जो रो है इसको हम कह सकते हैं कि ये क्रिटिकल रो है।
ये कौन सी रो है? क्रिटिकल रो। कि ये रो डिसाइड करेगी कि आर्गूमेंट वैलिड है या इनवैलिड है। अब देखो, व्हेन ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू, यू कैन सी दैट हियर ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू, then concluding statement is also true. So now you can see the concluding statement is also true. So we will say that कि ये आर्गूमेंट हमारा क्या है? वैलिड है। क्लियर होगी बात। इसी तरह मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। शो दैट द फॉलोइंग आर्गूमेंट इज इनवैलिड। ये हमारे पास एक आर्गूमेंट है 3 स्टेटमेंट्स का। आप इसको सॉल्व करते हैं तो हमने ये प्रूव करना है कि ये इनवैलिड है। तो P और Q दो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं। P और Q दो वेरिएबल्स लिखे, आपको पता है इसकी 4 पॉसिबिलिटीज बनती हैं और हम इसको ऐसे लिखते हैं ट्रूथ टेबल में। अब हम आर्गूमेंट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो स्टेटमेंट है P इम्प्लॉयज Q, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ P इम्प्लॉयज Q। उसके बाद Q आ रहा है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा Q। उसके बाद P आ रहा है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा P। अब इसको हमने ट्रू वैल्यूज लिखनी है TF, तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा और बाकी सारी जगह ट्रू आ जाएगा। ठीक है। और Q सेम इज द TF, तो यहाँ पे आ जाएगा TF और T और यहाँ पे F। और उसके बाद हमारे पास है P, तो P आपको पता है TTFF, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं TTF और F। मैं इसको रेड इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है। अब हमने क्या करना होता है, हमने कौन सी रो ढूंढनी होती है? हमने वो रो ढूंढनी होती है जहाँ पे सारी स्टेटमेंट्स ट्रू हो, कंक्लूडिंग को छोड़ के आर्गूमेंट के अंदर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक वो ये वाली रो है जहाँ पे ये सारी जो है स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, तो मैं इसको इस तरह हाईलाइट कर लेता हूँ। और उसके अलावा एक ये वाली रो है जहाँ पे सारी स्टेटमेंट ट्रू हैं। समझ आ रही बात? अब यहाँ पे देखो, दोनों जब सारी स्टेटमेंट ट्रू हैं तो ये कंक्लूडिंग स्टेटमेंट भी ट्रू है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट वैलिड हुई। लेकिन जब हम नीचे आते हैं सारी स्टेटमेंट ट्रू हैं, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, फॉल्स है। तो हमने क्या पढ़ा था इधर? हमने पढ़ा था जब सारी स्टेटमेंट ट्रू हो, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट फॉल्स हो, तो हम कहेंगे इनवैलिड है। ठीक है। तो बस आप समझ लो बात कि ये स्टेटमेंट क्या होगी? इनवैलिड। यानी कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर सारी स्टेटमेंट ट्रू हो, फॉल्स आ जाए कंक्लूडिंग स्टेटमेंट में उसके अगेंस्ट, तो हम कहेंगे कि ये क्या है? ये स्टेटमेंट, ये आर्गूमेंट इनवैलिड है। क्लियर? ओके। उसके बाद अगर हमें इंग्लिश में दिया हुआ आर्गूमेंट और कहा जाए कि बताओ ये वैलिड है या इनवैलिड है, वो कैसे करते हैं? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट्स को हम वेरिएबल्स में स्टोर करवाते हैं। तो सबसे पहले पढ़ो, इफ तारिक इज नॉट ऑन टीम में, नॉट का मतलब होता है निगेशन आएगा, नॉट को खत्म करते हैं हम। तो हम लिखते हैं P इज इक्वल टू इफ तारिक इज इन टीम ए, देन हमीद इज ऑन टीम बी। तो हमीद इज ऑन टीम बी तो मैंने Q का इक्वल कर दिया। इफ हमीद इज ऑन नॉट ऑन टीम बी, ये मैंने पहले से लिखा हुआ है, हमीद टीम बी में, देन तारिक टीम ए में, ये भी लिखा हुआ है। तारिक टीम ए में नहीं है तो ये उसी फर्स्ट स्टेटमेंट का निगेशन हो जाएगा। हमीद इज ऑन नॉट ऑन टीम बी, तो ये वही मैंने टीम बी हमीद में नहीं है तो निगेशन क्यों करूंगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये मेरे पास दो वेरिएबल्स आ गए, मैंने इसका क्या करना है, इसकी वेरिएबल फॉर्म लिखनी है। तो क्या बनती है, इफ तारिक इज नॉट ऑन टीम ए, तो इफ आगे ना आपको पता है एम्प्लॉयज टू यूज होता है। तो पहली स्टेटमेंट क्या है, इफ तारिक इज नॉट ऑन टीम ए, तो निगेशन क्यू पी आ जाएगा और एम्प्लॉयज टू आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे इफ और देन आ रहा है। एम्प्लॉयज टू हमीद इज ऑन टीम बी, हमीद इज ऑन टीम बी, क्यू आ गया। इफ हमीद इज नॉट ऑन टीम ए, तो हमीद टीम बी में नहीं है, तो हमीद इज इन टीम बी क्यू था, तो मैं निगेशन क्यू करता हूं तो ये नॉट हो जाएगा। और इफ देन आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे एम्प्लॉयज टू आ जाएगा। तारिक इज ऑन टीम ए, तारिक इज ऑन टीम ए क्या था मेरे पास पी। उसके बाद कंक्लूडिंग स्टेटमेंट आ गई है और इसमें वो क्या कह रहा है, तारिक इज ऑन टीम ए और हमीद इज ऑन नॉट ऑन टीम, तारिक इज नॉट ऑन टीम ए, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ निगेशन पी। और आ रहा है यहाँ पे तो मैं यहाँ पे और लगाता हूँ। हमीद इज नॉट ऑन टीम बी, तो निगेशन और यहाँ पे क्यू आ गया। तो ये बना मेरे पास वेरिएबल फॉर्म। अब मेरे पास जो इंग्लिश थी मैं इसको बेशक मिटा दूँ यूज़ करूँ, मेरी अपनी मर्जी है। तो आप देख सकते हैं इसका टेबल बनाने के लिए हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं पी और क्यू, तो हमने लिखा पी और क्यू और 4 पॉसिबिलिटीज थी, हमने उसी तरह लिख लिया। अब हमने आर्गूमेंट बनाना है, तो आर्गूमेंट बनाने के लिए हमें यही वाली जो स्टेटमेंट है वो एज इट इज लिखनी पड़ेगी। तो निगेशन पी इम्प्लॉयज टू क्यू, उसके बाद क्या है निगेशन क्यू इम्प्लॉयज टू पी, तो निगेशन क्यू इम्प्लॉयज टू पी, और उसके बाद ये वाली है निगेशन पी और निगेशन क्यू। क्लियर? तो ये हमने लिख लिया। अब देखो यहाँ पे हमें ये इसको चेक करने के लिए ना हमें निगेशन पी चाहिए और निगेशन क्यू चाहिए, तो वो लेकिन वो हमने इसके थ्रू टेबल में नहीं बनाना। तो हम आप ऐसा करो, पेंसिल से साइड पे यहाँ पे निगेशन पी फाइंड कर लो और निगेशन क्यू फाइंड कर लो, बाद में मिटा देना। तो निगेशन पी क्या होगा, एफ एफ और यहाँ पे टी टी आ जाएगा, और निगेशन क्यू एफ टी एफ और यहाँ पे टी। ठीक है, अब आसानी हो जाएगी हमें फाइंड करने में। निगेशन पी का हमने लेना है एम्प्लॉयज टू क्यू के साथ, तो निगेशन पी और क्यू, तो पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स, तो इसका मतलब यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, बाकी सारे ट्रू आएंगे। ठीक है, उसके बाद निगेशन क्यू का
पी के साथ लेना है, तो निगेशन क्यू और पी का साथ। पहला ट्रू कहाँ पे है, ये पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा और बाकी सारे ट्रू आ जाएंगे। और उसके बाद निगेशन पी और निगेशन क्यू का हमने और लेना है, तो और में आपको पता है एक भी ट्रू हो, यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे भी ट्रू है, यहाँ पे भी ट्रू है, इसका मतलब सबसे पहले वाला फॉल्स आ जाएगा और बाकी सारे ट्रू आ जाएंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ पे फॉल्स लिख दिए, बाकी सारे ट्रू आ जाएंगे, तो ये सारे ट्रू आ गए। ठीक हो गया, क्लियर। उसके बाद आप क्या करेंगे, सपोज करेंगे आपने पेंसिल से लिखे थे तो ये आप बेशक मिटा दो, सही। ओके, तो अब हमने ढूंढना है क्रिटिकल रो कौन सी है। तो क्रिटिकल रो के लिए आपको पता है कि जो ये कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है, तो सारे ट्रू कहाँ पे हैं आर्गूमेंट में, यहाँ पे भी ट्रू है, ये भी कंक्लूडिंग, ये भी क्रिटिकल रो है, ये भी क्रिटिकल रो है, और यहाँ पे ये भी क्रिटिकल रो है। तो अगर ट्रू है तो आगे देखो फॉल्स है, तो इसका मतलब ये आर्गूमेंट क्या होगा, हम मैंने पहले ही देख लिया, तो ये आर्गूमेंट को मैं कह लेता हूँ ये आर्गूमेंट इनवैलिड है। क्लियर, क्लियर। लेकिन अगर यहाँ पे सपोज करो ट्रू होता, तो इस क्रिटिकल रो में भी जब सारी स्टेटमेंट ट्रू थी तो यहाँ पे भी ट्रू आया, इस क्रिटिकल रो में भी ट्रू आया, इस क्रिटिकल रो में भी ट्रू आया, तो मैं कहता कि वो वैलिड है, लेकिन यहाँ पे ये इनवैलिड है। तो उसके बाद हमारे पास एक ये एग्जाम्पल है, तो इसको हमने, ये आर्गूमेंट है, हमने इसको चेक करना है कि ये वैलिड आर्गूमेंट है इनवैलिड है। तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं इसको वेरिएबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले लिखता हूँ p इज इक्वल्स टू, अब इसको आसान लफ्ज़ों में लिखते हैं ताकि हम इसको ट्रांसलेट कर सकें कि वेरिएबल्स में इसका क्या बनता है आर्गूमेंट। इफ़ आई गॉट एन ईद बोनस, तो p वाली स्टेटमेंट क्या आ गई, उसको ईद बोनस मिला है। उसके बाद आई बाय आ स्टीरियो, तो क्यू वाली क्या आ गई, उसने स्टीरियो ख़रीदा है। ठीक है, आई सेल मोटरसाइकिल, तो आर वाली आ गई कि उसने मोटरसाइकिल लिया है। तो मैं इसको आसान लफ्ज़ों में यानी लिख रहा हूँ जिससे मुझे याद रहे। उसके बाद वही स्टीरियो वाली रिपीट हो रही है, ईद बोनस वाली रिपीट हो रही है, मोटरसाइकिल वाली रिपीट हो रही है, भी दोबारा स्टीरियो वाली रिपीट हो रही है। तो 3 वेरिएबल्स। तो अब मैं ना इसको वेरिएबल फॉर्म में लिखता हूँ कि आर्गूमेंट कैसे होगा। तो क्या है, इफ आया तो मतलब इम्प्लाइज टू यूज होगा। ठीक है, ओके, आई गॉट एन ईद बोनस, तो ईद बोनस वाली पी था, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पी, और इम्प्लाइज टू क्योंकि इफ यूज हुआ है। आई विल बाय अ स्टीरियो, स्टीरियो वाली कौन सी थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्यू है, तो यहाँ पे आ जाएगा। ये मेरे पास पहली स्टेटमेंट आ गई। उसके बाद सेकंड पे आते हैं, इफ आई बाय सेल मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल वाली कौन सी थी, आर, तो यहाँ पे आर आ जाएगा, और क्योंकि यहाँ पे इफ यूज हो रहा है इसके साथ, तो यहाँ पे इम्प्लाइज टू आ जाएगा। अब आगे दूसरी स्टेटमेंट, फिर आ गया स्टीरियो वाली, स्टीरियो वाली कौन सी थी, क्यू, तो मैं यहाँ पे क्यू लिख देता हूँ। उसके बाद आगे देखो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है। कंक्लूडिंग स्टेटमेंट में क्या है हमारे पास, इफ आई गेट एन ईद बोनस, ईद बोनस आ रहा है, तो पी आ गया मेरे पास यहाँ पे, और इफ आ रहा है तो उसका मतलब यहाँ पे इम्प्लॉयज टू यूज होगा। और आई सेल मोटरसाइकिल, तो अब दरमियान में और आ गया, तो पहले हम यहाँ पे और लेते हैं, मोटरसाइकिल वाली कौन सी है, आर, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं आर आ गया। ठीक है, अब इन दोनों के साथ उसका इफ हो रहा है, तो इम्प्लॉयज टू आ गया इफ की जगह, देन आई विल बाय अ स्टीरियो, तो स्टीरियो वाली कौन सी है, क्यू, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्यू। ठीक है, तो ये हमने इसको, मैं मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं इंग्लिश वाले को मिटा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आपने लिखा रहने देना है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने वेरिएबल्स हैं हमारे आर्गूमेंट में, 3, P, Q और R। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा P, Q और यहाँ पे R के लिए, और इसकी फिर पॉसिबिलिटीज़ आपको पता है कितनी बनती हैं, 8 बनती हैं, वो हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं P, Q, R करके हमने ट्रूथ टेबल बना लिया। ठीक है, आगे हम क्या करेंगे, आर्गूमेंट लिखेंगे P इम्प्लॉयज टू Q, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा P इम्प्लॉयज टू Q। उसके बाद R इम्प्लॉयज टू Q, तो हम यहाँ पे लिखते हैं R इम्प्लॉयज टू Q। और उसके बाद ये हमारे पास कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं P और R। ठीक है, और फिर हमने इसका क्या लेना है, इम्प्लॉयज टू क्यू के साथ। तो ये बना हमारे पास ट्रूथ टेबल। इसको आप लाइंस वगैरह लगा लो और साथ साथ वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। पी इम्प्लॉयज क्यू आपको क्या पता होता है, पता है आपको कि फर्स्ट टर्म ट्रू सेकंड फॉल्स, इसका मतलब फॉल्स आएगा। तो फर्स्ट टर्म ट्रू सेकंड फॉल्स ढूंढो, ये देखो फर्स्ट टर्म ट्रू सेकंड फॉल्स है, तो इसका मतलब यहाँ पे फॉल्स आएगा। फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स आएगा, आगे तो कहीं पे भी नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे सारा ट्रू आएगा। ठीक है, और अब हम नेक्स्ट वाली ढूंढते हैं, और इम्प्लाइज क्यू। अब ये और है और ये क्यू है, फर्स्ट वाली ट्रू सेकंड फॉल्स ढूंढो, फर्स्ट ट्रू और ये सेकंड फॉल्स, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स आएगा। उसके बाद फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी फॉल्स आ जाएगा। उसके बाद बाकी आपको पता है क्या है, बाकी सारे की सारी जगह पे हम ट्रू लिख देंगे, तो ये हमने बाकी सब की जगह पे ट्रू लिख दिया। उसके बाद पी और क्यू ले रहे हैं यहाँ पे, तो उसी तरह रफ वर्क करते हैं हम यहाँ पे। तो ये पेंसिल से मैं लिखता हूँ और पी और क्यू लेता हूँ, ये दोनों है पी और क्यू। तो देखो दोनों, जहाँ पे एक भी ट्रू होगा तो ट्रू आएगा, यहाँ पे देखो दोनों ट्रू था, यहाँ पे भी ट्रू और यहाँ पे भी ट्रू,
यहाँ पे भी ट्रू, यहाँ पे भी ट्रू, यहाँ पे भी ट्रू, यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे दोनों फॉल्स हैं, और यहाँ पे भी फॉल्स आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे दोनों फॉल्स हैं। तो P और Q ले लिया। अब हमने इसका, इस वाली टर्म का Q के साथ इम्प्लॉयज टू लेना है। तो यानी फर्स्ट वाली टर्म ट्रू सेकंड फॉल्स, तो इसका मतलब यहाँ पे फॉल्स आएगा। तो फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स ढूंढना है। फर्स्ट ट्रू, ये फर्स्ट ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। उसके बाद फर्स्ट ट्रू और सेकंड फॉल्स है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। उसके बाद फर्स्ट ट्रू आगे सारे, इसका मतलब है क्या आएंगे? यहाँ पे ट्रू आएंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ट्रू, ट्रू और ये ट्रू, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है? क्रिटिकल रोज फाइंड करनी है। तो ये हमारा आर्गूमेंट था ना, इसका मतलब एक ये वाली क्रिटिकल रो है और एक ये वाली क्रिटिकल रो है, दो क्रिटिकल रोज फाइंड हुई। उसके बाद एक ये वाली क्रिटिकल रो है, इसमें काफ़ी सारी रोज फाइंड हुई हैं क्रिटिकल, एक ये वाली क्रिटिकल रो है और एक लास्ट वाली क्रिटिकल रो है, ठीक है। अब इन क्रिटिकल रो के अगेंस्ट जो आंसर कंक्लूडिंग स्टेटमेंट ये वाली है ना, इसमें ट्रू होना चाहिए। तो इस वाली में देखो ट्रू है, इस वाली में ट्रू है, इस वाली में भी ट्रू है, इस वाली में भी ट्रू है और इस वाली में भी ट्रू है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि ये जो आर्गूमेंट है वो क्या है? वैलिड है। तो आप लिख सकते हैं कि जितनी भी क्रिटिकल जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं जहाँ भी, यानी क्रिटिकल रो के अंदर कंक्लूडिंग स्टेटमेंट के उसमें रो में सारी अगेंस्ट ट्रू आ रहा है, तो ये आर्गूमेंट वैलिड होगा। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब सारी स्टेटमेंट ट्रू है उस वक्त कंक्लूडिंग स्टेटमेंट भी ट्रू है, तो हम कहेंगे कि ये वैलिड है। और अगर यहाँ पे सपोज करो इस एक जगह पे फॉल्स होता, इस ट्रू की जगह, तो हम कहते हैं कि ये देखो यहाँ पे क्रिटिकल रो में फॉल्स आ गया, तो हम कहेंगे ये इनवैलिड है। लेकिन यहाँ पे अभी तो फॉल्स नहीं आया, ट्रू है, तो ये वैलिड आर्गूमेंट है। क्लियर? तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हमारा फर्स्ट टॉपिक था जो लॉजिक, वो कंप्लीट हो गया है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि लॉजिक बेसिकली क्या होता है। लॉजिक में हम वो मेथड्स पढ़ते हैं जो एक आर्गूमेंट को वैलिड और इनवैलिड में फ़र्क करते हैं, जो डिफरेंस करते हैं दोनों में, हम वो मेथड्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है ना, वो सारे टॉपिक्स जो है लॉजिक के अंदर आते हैं। कौन कौन से थे आपने स्टार्ट में सीखा है? सिंपल स्टेटमेंट क्या होती है, कंडीशनल स्टेटमेंट, उसके बाद आपको वो गेट्स वगैरह, लॉजिकल कनेक्टर्स वगैरह पढ़ाए थे, फिर उसके बाद एम्प्लॉयज़ टू बाई कंडीशनल वगैरह। आज फिर मैंने आपको बताया आर्गूमेंट। अगर उस वक्त मैं आपको ये डेफिनेशन बताता कि आर्गूमेंट लॉजिक ये होता है, तो आपको यही नहीं पता था आर्गूमेंट क्या होता है, तो फिर आपको क्या समझ आती। इसलिए पहले मैंने आपको सारा पढ़ाया है, अब आपको पता है आर्गूमेंट क्या होता है, ठीक है। और ये भी पता है कि डिफरेंस कैसे करते हैं, और ये जितना भी पढ़ाया ना, ये सारे लॉजिक में आते हैं। क्लियर? आपने ये वाली एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है और बताना है कि ये जो आर्गूमेंट है ये वैलिड है या इनवैलिड। और इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि लॉजिक तो हमने पढ़ लिया है, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगा कि इस लॉजिक के कंप्यूटर साइंस में हमें क्या फ़ायदे होते हैं, इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, और अगर कुछ समझ में नहीं आता आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।